नमस्कार, टीन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश सिंगटा। आज कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हिमाचल अध्यापक राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष और संयुक्त कर्मचारी महासंघ के भी अपनी बात मुखरता के साथ कहते हैं। मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात हुई है। क्या क्या मुद्दों पर क्या कोई सहमति बनी है, कुछ मुद्दों को क्या सुलझाया गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि आजकल ऐसे माहौल में जब पीटीएफ आंदोलनरत है, क्या इनकी समझ पीटीएफ के साथ है या पीटीएफ से अलग हटकर इनकी राय है। बहुत सारे मुद्दे और भी है। कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हिमाचल प्रदेश में खत्म किया है, उसकी जगह नया सिस्टम क्रियान्वित किया जा रहा है। गुजरात मॉडल को कहा जा रहा है, उसको लागू किया जा रहा है। इनकी क्या समझ है इसी मुद्दे पर। बहुत सारे मुद्दे हैं जो कर्मचारी से जुड़े हैं, इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। चौहान साहब, सबसे पहला मुद्दा जो इमीडिएट मुद्दा है वो कॉन्ट्रैक्ट जो पॉलिसी थी उसको हिमाचल में खत्म किया है। नमस्कार सिंधु जी, आपके तेज भारत के सभी दर्शकों को बहुत बहुत सादर आभार प्रणाम। जैसा आपने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है उसको तुरंत प्रभाव से ख़त्म कर दिया गया हिमाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वैकल्पिक व्यवस्था भी अपॉइंटमेंट के लिए सरकार के पास अभी नहीं है। बहुत से पद खाली चल रहे हैं हमारे शिक्षा विभाग में, अलग अलग विभागों में हैं, और बहुत सी पोस्टों की एडवर्टाइजमेंट भी हो चुकी थी। तो उसको लेके अब कैसे उसको भरा जाए, वो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। आप बात कर रहे हैं कि आप गुजरात मॉडल पे जाना चाह रहे हैं, आप प्रोविशन पे अपॉइंटमेंट देना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक वेलफेयर स्टेट है हिमाचल के अंदर। सबको एक उम्मीद रहती है कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं हिमाचल के अंदर, शिक्षित है बहुत ज़्यादा। सबको पता है पूरे इंडिया के अंदर कि हिमाचल अपने आप में एक बहुत लिटरेट स्टेट है। तो रोज़गार के अवसर यहाँ पे हो, ऐसा हम मानते हैं। सरकार का ये दायित्व भी है। और अब कॉन्ट्रैक्ट पे पहले ही आपने आउटसोर्स पे सारी सिस्टम को ले आया, और उसमें आपने हमारे शिक्षा विभाग में भी जैसे वोकेशनल टीचर है, या फिर आपने कंप्यूटर टीचर है, एसएमसी टीचर्स है, अलग अलग विभागों में है, कंपनियों के थ्रू हमारे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर लग रहे हैं। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट का अगला रास्ता क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये असमंजस वाली स्थिति है। दूसरा, रिटायरमेंट एज बढ़ाने की बात की जा रही है। हालांकि एक तरफ से शिक्षित बेरोजगार भी, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, सरकार ने या विपक्ष में रहते कांग्रेस ने वादा किया था 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वो भी आशंकित है कि अगर रिटायरमेंट एज बढ़ती है तो फिर उनका रोजगार छिन जाएगा। आपके संगठन की इसमें क्या व्यू पॉइंट है आपके संगठन का। देखिए, ये बात कहाँ से शुरू हुई रिटायरमेंट एज को बढ़ाने का। हमारे शिक्षक संगठन भी इसकी पहल कर रहा था। हमारे ये तर्क था पहले कि भाई यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे टीचिंग फैकल्टी, मेडिकल जो कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटीज़ है या सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे 60 साल है। तो टीचर्स को भी 60 साल उनके तजर्बे को, एक्सपीरियंस को देखते हुए कर दिया जाए। हम तो ये मांग कर रहे थे। फिर बार बार और संगठनों ने और डिपार्टमेंट ने भी इस मांग को रखा कि भाई 60 साल या 59 कर दिया जाए। फिर एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी, सब कमेटी बनी हिमाचल सरकार की। मुकेश अग्निहोत्री जी जो डिप्टी सीएम है उनकी अध्यक्षता में बनी। उसमें उन्होंने एक इस बात को रखा कि रिटायरमेंट एज को ये बढ़ा दिया जाए। जिस तरह से जो है एक देनदारियां सरकार की बढ़ रही है, उसको शायद कम करने की दृष्टि से इस बात को रखा गया है। तो ठीक है, वो उनका अपना प्रोरोगेटिव है। पर हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने बढ़ानी है सभी कर्मचारियों के लिए, तो उसमें जो है, जो हमारा सीसीएस पेंशन 1972 है, उसमें अमेंडमेंट करके उसको बढ़ाया जाता, कि फिर उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर वर्ग के जो लोग हैं उनको टाइम मिल जाएगा। यूनिफाइड सिस्टम हो, एक जैसा सिस्टम हो, केंद्र में हो, राज्य में हो, दोहरी व्यवस्था ना हो। कल 59 फिर 58 आ जाएगी। बिल्कुल वो गलत हो जाएगा। पर लेकिन उसके साथ साथ सरकार को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट के अवसर नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि रुकेंगे भी नहीं। वैकेंसियां बहुत है, बहुत सी रिटायरमेंट हो चुकी है, बहुत पद खाली चल रहे हैं। अगर सरकार साथ साथ उन पदों को भी भर देती है जितने पद खाली है, तो मुझे लगता है कि 59 या 60 साल करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने ना तो पद भरने, ना आपने रिटायरमेंट एज बढ़ानी है, तो उससे तो नुकसान होगा। उसके साथ साथ एक इन्होंने जो कम्यूटेशन का भी चलाया था, मुझे लगता है कि ये बड़ा मुद्दा है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। आप जब तो रिटायर ही नहीं करेंगे तो कम्यूटेशन तो होनी ही नहीं है उनकी, तो इसको काय को बीच में डाल रहे हैं। और ऐसे भी कम्यूटेशन जो है एक पेंशन का पार्ट है। 1972 के जो पेंशन के प्रोविजंस है, रूल्स है, उसके साथ छेड़छाड़ करना मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं है। ना तो ये कानूनी कहीं स्टेबल है। क्या आप हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में बताएं, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा आजकल चर्चा हो रही है। कम्यूटेशन क्या है? ये कर्मचारी का अपना पैसा। आपको बताऊं मैं, जो पेंशन मिलती है ना कर्मचारियों को, उसमें 40% तक कर्मचारी कम्यूट कर सकता है। मतलब वो एडवांस पैसा ले रहा है एक तरह का वो। तो उसको वो जो है 10 साल में वापसी करना है।
वही वही चीज है, वो सरकार 10 की जगह 12 साल में उसको वापसी लेती है, 12 साल तक लेते रहती है उस पैसे को वापसी। तो सरकार से पैसे एडवांस एक पेमेंट है, फिर वो वापसी देती है, उसमें कोई फर्क तो पड़ता नहीं है मुझे लगता है। उससे ये होता है कर्मचारियों के पास एक इकट्ठा पैसा आ जाता है, तो मकान उनको बना लेता है रिटायरमेंट पे, जो उसको कोई एसेट तैयार करना है, क्योंकि नौकरी में रहते हो तो कर्मचारी हैंड टू माउथ ही रहता है। वही उसको लगता है कि एक इनकम लास्ट में मेरे पास आएगी, उस इनकम से मैं कुछ अपना डेवलपमेंट बच्चों के लिए अपने लिए कुछ करूंगा, तो वो इसलिए कंपटीशन कर्मचारी कराता है। पीटीएफ से जुड़े जो शिक्षक हैं वो आजकल आंदोलन पर है। क्या आपसे उनकी सहमति है जो उनके मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, या कहीं आप उस कई मुद्दों पर उनकी असहमति है आपकी? देखिए, पीटीएफ एक बहुत बड़ा संगठन है, अपना उनका अपना कार्य क्षेत्र है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा, पर लेकिन प्राइमरी टीचर जो है वो हम मेरे से भी लिंक्ड है, मेरे संगठन से भी है, वो शिक्षक है, हम उनके मुद्दों को भी निरंतर उठाते रहते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, और मैं उससे ऊपर मैं बात करूंगा बच्चों के क्षेत्र की, बच्चों के हित की बात करूंगा। और हमने आज तक जो बात की है वो चाइल्ड सेंटर की, ये हमारा फोकस का है, हमारा फोकस है बच्चा, जिसको हमने शेप करना है, जिसको हमने तैयार करना है राष्ट्र के लिए, आगे का भविष्य हमारा है। पर उसकी दृष्टि से हमने ये बात कही थी कि आज ये बातें भी आती है कि वीरेंद्र चौहान ने ही स्कूल डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन किया, क्लबिंग करवाया, स्कूलों का यूनिफिकेशन किया। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, हाँ ये हमारी प्रपोजल जरूर थी। प्रपोजल इसलिए थी, जब पहली से 12वीं तक का सिस्टम इकट्ठा होगा उससे फायदा होगा। ये यही नहीं होगा पूरे भारतवर्ष में। पीटीएफ आपका संगठन जो पीटीएफ के मुद्दों से सहमति नहीं है, यहाँ आपकी सहमति जो उनके खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया है, उन्होंने आंदोलन किया, उनका ये कहना लोकतांत्रिक तरीके से किया, सस्पेंशन होती है, उस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उन्होंने अपनी बात को रखा, ठीक है वो रख सकते हैं, और आंदोलन हमने बहुत किए, आंदोलन एक हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, आंदोलन भी करना है। उसमें होता ये कि जब उन्होंने एक डेडलाइन दी थी तो सरकार को उनको वार्ता के लिए बुलाना चाहिए था कि स्टेट को आंदोलन करे, उससे पहले उनको बताना चाहिए था कि ये जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन हमने बनाया है, इसका अल्टीमेट फायदा हमारे सिस्टम को, हमारे बच्चों को क्या होने वाला है। निसंदेह बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मैं आपको अगर बताऊं, हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी है, उन्होंने लगातार प्रयास इसमें किया, उन्होंने लगातार डायलॉग भी किया। मैं अगर कहूँ, अगर ये बोले कि किसने बात नहीं की है तो गलत है। हमारे जो शिक्षा मंत्री जी है उन्होंने लगातार पीटीएफ के साथ बहुत दौर की बैठकें की है, और उन्होंने उस बात को समझाने का भी प्रयास किया, पर वो लोग चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री बात करे, बात करके कोई हल निकाले। अब उनको शायद इस बात का डर है कि हमारी पोस्टें खत्म हो जाएगी। अगर उनको इस बात का डर है तो हम उनके साथ हैं, किसी की कोई पद खाली खत्म नहीं होने चाहिए। गतिरोध कहाँ है? क्यों सरकार भी चाहती है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, खासतौर पर जो एनरोलमेंट का मुद्दा, एनरोलमेंट लगातार कम हो रही है सरकारी स्कूलों में, और ये सवाल भी आता है कि शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं, वो कन्वेंट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। पीटीएफ की ये मांग है कि अगर माननीय और अफसरशाही अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एनरोलमेंट करनी सुनिश्चित करेगी, ना केवल बेहतर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, शिक्षा व्यवस्था भी सुधरेगी, ये उनका सुझाव है। आप लोग का क्या स्टैंड है? मैं आपको थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। अभी हम हाल ही में सिंगापुर गए थे इसी सिस्टम को सीखने के लिए। हालांकि बहुत छोटा सा देश है, जहाँ पर 250 के आसपास सारी स्कूल्स है, 240-50 स्कूल सारी वहाँ पे है। छोटा सा, यहाँ तो हज़ारों में स्कूल है हमारे पास, पर लेकिन वहाँ पे जो भी स्कूल है वो 1000 से ऊपर की स्ट्रेंथ का स्कूल है, वो बड़े बड़े स्कूल वहाँ पे है। तो वहाँ पे सारा सिस्टम क्लब सिस्टम है। तो मैं कहीं भी गया हूँ, या कहीं हमने सुना है, या हमारे पूरी कंट्री के अंदर कहीं भी देखा हमने, तो स्कूलों का सिस्टम यूनिफाइड है हर स्टेट के अंदर, या सेंटर के अंदर देखो आप, या फिर आप आर्मी के स्कूल देखो, सेंट्रल स्कूल देखो, केवी स्कूल देखो, कॉन्वेंट स्कूल देखो, क्रिश्चियन स्कूल देखो, उन सब में क्या होता है, एक ढांचा प्री प्राइमरी से लेकर जितना स्कूल सिस्टम है वो सारा इकट्ठा होता है। पर दुर्भाग्यवश हिमाचल में ऐसा नहीं है, उससे अकाउंटेबिलिटी हमारी फिक्स नहीं हो रही है। अगर हम बचना चाहते हैं कि कोई दूसरा आदमी मेरे को मॉनिटर ना करे, कोई दूसरा आदमी मेरे को ना पूछे, तो मुझे लगता है कि बच्चे तो जाएंगे ही जाएंगे। फिर बच्चे क्यों विश्वास करेंगे, पेरेंट्स क्यों विश्वास करेंगे हमारे पे? ये कारण भी मुझे लगता है कि काफी हद तक ये कारण है कि हमारी स्ट्रेंथ जो है जब प्राइमरी लेवल पे ही नहीं आई हमारे सवाल पास। इससे जुड़ा है क्योंकि बहुत सारे सवाल ये भी उठते हैं कि शिक्षक नेतागिरी करते हैं, उनका ध्यान बच्चों की तरफ नहीं होता। बहुत सारे संगठन, ना केवल आपका संगठन है, बहुत सारे शिक्षक है जो राजनीतिक आधार पर अपनी रोटियां सेकते रहते हैं, पढ़ाई उनका प्राइमरी काम नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे आरोप अलग अलग सरकारों में, सरकार बीजेपी की रही हो या मौजूदा सरकार है, शिक्षक नेतागिरी में सरकारी खजाने से पैसा जाता है, नेतागिरी
बोनस मिलती है। चिंता जी, ये सबसे बड़ा आरोप मेरे पे लगता है। कुछ सोशल मीडिया जो बंधु है ना, मेरे मित्र है, वो बड़ा भारी इस बात को लेके मुझे ट्रोल करने की कोशिश करते वो हैं। कहते हैं आपको मैं छपास रहोगे और अब हाँ आपको मैं चस्का अब है मीडिया में बने रहने का, अब वो ऐसा आपने कहते हैं। बात छेड़ दी है तो इसका मैं जवाब उन बंधुओं को जरूर देना चाहूंगा, नहीं तो मैंने बात नहीं करनी थी। वो उनकी सोच है। जब आपने छेड़ दी बात, शिक्षक नेता की बात छोड़ी, तो सबसे बड़ी शिक्षक नेता की बात आती है तो मेरे पे ऊपर कटाक्ष करते हैं कि ये बंदा पढ़ाता कब होगा, ये तो स्कूल ही नहीं जाता, ये बंदा तो कहते हैं मीडिया में ही रहता। पर उन दोस्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी को जज करने से पहले वास्तविकता पे जाना चाहिए। मैंने ये बात शिक्षा मंत्री जी से भी कही थी कि मेरे आज तक के रिजल्ट 100% है, बोर्ड के रिजल्ट मैंने उनको भेजे, दिखाए मैंने उनको, तब विश्वास हुआ कि मैं एक ऐसा शिक्षक हूं जो अपने बच्चों के ऊपर पहले फोकस करता हूं। उन मित्रों को भी आपके माध्यम से कह रहा हूं, मेरे आज तक के रिजल्ट देखना, पिछले 5 साल के मेरे इकोनॉमिक्स के रिजल्ट भी बोर्ड के 100% है, +1 के भी +2 के भी। जब मैं टीजीटी था, जब मैं मैथ साइंस पढ़ाता था, तो भी 100% रिजल्ट होते थे। मैं ऐसा शिक्षक हूं, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती। अब मैं अगर डायरेक्टरेट में बैठा हूं तो मैं बेला नहीं बैठा हूं, उनको भी ये बता दूं। मैं हिमाचल को 100% जो है लिटरेट स्टेट बनाने के लिए जो काम कर रहा हूं, वो इससे पहले लिटरेसी मिशन में नहीं हुआ। मैंने 50,000 से अधिक जो लोग थे, आपने सारा मीडिया में देखा होगा, उनसे मैं पेपर पास करवा के उनको सर्टिफिकेट दिला के लिटरेट किया है हमने उनको, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ये सारा कार्यभार प्रदेश के अंदर मैं देख रहा हूं, तो मैं काम में विश्वास रखता हूं। ऐसे ही और भी नेता हमारे पास है जो काम करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि लोग मेरे पे सोशल मीडिया में कई सारे कमेंट करते नहीं, रहते वो हैं। आपकी बात सही है, लेकिन हम तो और एक भी नेता, जनरलाइज हाँ, कर रहे मैं थे, और भी जनरल, नेता है कि अब मैं वर्क कल्चर की तरफ। अब मैं जनरल पे भी आ रहा हूँ साथ में। जो और नेता है, मुझे लगता है कि नेता बनने से पहले उसको अपने काम में पकड़ होनी चाहिए, अन्यथा जो है वो उसकी नेतागिरी भी फेल हो जाती है। जो व्यक्ति अपने काम को प्रधान मानता है, उसके उसके बाद दूसरे कामों को करता है, तो वही आदमी आगे जाके नेता सक्सेस होता है। अन्यथा बहुत नेता आए, बहुत नेता चले गए, वो ऐसे ही अपने आप को नहीं इस्टेब्लिश कर पाए। तो ये महत्वपूर्ण सवाल पे फिर आते हैं। आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, कई बार आपको फटकार भी, मुद्दे आपने उठाए तो आपको फटकार भी सुननी पड़ी। इस बारी किन हालात में मुलाकात हुई और कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो आपने उठाए? देखिए, फटकार और इसका सिलसिला तो हमारा चलता ही रहता है, पर अभी हमारी मुलाकात हुई थी तो अभी हमने सिर्फ मुख्यमंत्री से टाइम मांगा कि आप हमारे को टाइम दें। आज मैंने लिखित में भी फिर दिया, उन्होंने कहा था कि मंडे के बाद आप आओ। मैंने कहा जी ऐसे खड़े खड़े बात नहीं होगी। हमने कुछ बड़े ज्वलंत, जैसे ये आपकी रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की सिफारिशें है, कुछ और मुद्दे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की जो पॉलिसी है, ये बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। मैंने इन मुद्दों के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता करनी, या फिर बिजली बोर्ड की पेंशन की है व्यवस्था है, बिजली बोर्ड की जो पोस्टें खत्म हो रही है, कुछ कर्मचारियों के और बहुत से मुद्दों को लेकर हमने मुख्यमंत्री से बैठक के लिए टाइम मांगा है। उसी बात को लेके मैंने उनसे बात की है, अस्थायी शिक्षकों की बात की है, एसएमसी कंप्यूटर टीचरों की बात की है, लेकिन वो टाइम शायद हमारे को जल्दी मिल जाएगा। उसके साथ साथ हमने शिक्षा सचिव और शिक्षा मंत्री से मेरी 2-3 दौर की बैठकें हो गई है, बात हो गई है। हमने ये सारे गतिरोध को तोड़ने की मैंने उनसे बात की है। जो पीटीएफ का गतिरोध है और गतिरोध है, मैंने उनसे भी कहा कि आप इनको बुलाओ, इनसे बात करो, ये हमारे लोग हैं, टीचर है, कोई बात नहीं है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर पीटीएफ ने बात की है तो उनको बात करने का अपना अधिकार है। वो उनकी बात को आप समझाओ कि भाई ये सही है, ये गलत है। उनको शायद ये डर है कि हमारी पोस्टें खत्म हो जाएगी, पोस्टें किसी की खत्म नहीं होनी चाहिए, उसके लिए मैं भी उनके साथ खड़ा हूं। पर कोई ये बोले कि हम अलग रह जाएंगे, हम अलग सिस्टम रहेगा, हम हमारे को कोई और दूसरा मॉनिटर नहीं करेगा, हम दूसरे के साथ पास नहीं खड़े हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो सरकार ने देखना है, वो उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। हमें तो सिर्फ बच्चे पढ़ाने हैं। तो ये उनका स्टैंड थोड़ा सा गलत है, उसमें उनके साथ रही हूँ, बाकी चीजों में उनके साथ भी खड़ा हूँ। तो ये सारी बातें हैं। ये शिक्षा मंत्री से कब तक प्रमोशन की बात हुई है। प्रमोशन की बात आपने कही है, कब तक आपकी वार्ता होगी मुख्यमंत्री के साथ, जो मुद्दे आप जिनका जिक्र करें? मैंने आज सुबह भी राजीव जी जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, उनको मैं लिखित में आज दिया है कि आप हमें टाइम दो, 1-2 दिन में, आज या कल हमें टाइम दो। हम कुछ जटिल मुद्दे जो है, जिसमें इसमें डीए का मुद्दा भी बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि अब डीए की नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुई है, 4 पेंडिंग हो गई है किस्तें, और एरियर भी लोग मांग रहे हैं। देखिए जहाँ जो चीज़ बोलनी हो तो बोलनी पड़ेगी, उसमें मुख्यमंत्री नाराज हो खुश हो, हमें तो अपनी बात को रखना है, और बात हम बड़ी शालीनता से अपनी बात को रखते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री को भी इस बात का पता है। तो ये सारी बातें तो अल्टीमेट मुख्यमंत्री के साथ ही होगी। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये जो शिक्षक धरने पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री इनसे भी बात करे और बात को रखे। पर ये बात बड़ा ठीक है, सरकार ने स्टैंड लिया है, तो ये जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, ये इसका जो एक मर्जर किया है, मर्जर स्कूल लेवल तक हो कम से कम, तब फायदा होगा, नहीं तो यही ये घूमता रहेगा पहले की तरह। तो ये शिक्षक नेता जिन्होंने
अलग अलग तरीके से समय समय पर सरकार के समक्ष मुद्दों को रखा है और अब भी इनको ये उम्मीद है कि जल्द इनको मुख्यमंत्री बातचीत के लिए बुलाएंगे। जो गतिरोध खासतौर पर पीटीएफ से जुड़े शिक्षकों का है उसको खत्म करने की दिशा में इससे पहले इन्होंने जो एसएमसी ने आंदोलन किया था, एसएमसी शिक्षकों ने, उसको भी खत्म करने में इनकी भूमिका रही थी। किंज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।